अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि आप जानते हैं बेटा, आज मेरा दूसरा लेक्चर वो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा द यूनिट। वो जो यूनिट जो है हमारा, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है बच्चों, बिफोर वी विल स्टार्ट द चैप्टर बेटा, चूंकि आप जानते हैं ये हमारी टीम है तो वो आप जानते हैं बेटा। और दूसरी बात बेटा, अगर आप चाहते हैं इसकी जो पीडीएफ फाइल वगैरह नोट्स मिलने चाहिए तो आप बेटा इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आपको नोट्स मिलेंगे बेटा। ठीक है, तो इसको आप स्कैन करिए बेटा और आपको नोट्स मिलेंगे। तो रही बात बेटा द सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो पहला चैप्टर हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा याद रखिएगा, मैंने बार बार आपको बोला पिछले वाले लेक्चर में भी, ये बोर्ड के लिए है। इसको मैं टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा, नोट के हिसाब से पढ़ाऊंगा, नोट बनाऊंगा, और ताकि आप अच्छे से इसको लिख पाएंगे अपनी बोर्ड के एग्जाम्स में, तो अच्छे से आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पहला यूनिट सेल, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द बेसिक unit of life, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। देखो बच्चों, मैंने जो क्वेश्चंस इसमें चूज किए हैं, जो क्वेश्चंस में, जिन क्वेश्चंस का मैं एक नोट बनाऊंगा आपके साथ, तो वो कुछ यूं रहे स्क्रीन पे बेटा। जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो है बेटा, एक्सप्लेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो उसको मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, आप लिख सकते हैं विद ए लेबल डायग्राम। डायग्राम हम साथ साथ बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे बेटा साथ साथ। ठीक है बेटा, तो विद ए लेबल डायग्राम, इसको मैं नोट के हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा बेटा। ये जो क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो विद ए लेबल डायग्राम। ठीक, चलिए बच्चों हम लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। दिस मॉडल यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, पहला पॉइंट आप यही लिखेंगे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल was proposed by proposed by Singer and Nicholson. Singer and Nicholson in 1972। ठीक है बच्चा, ये पहला पॉइंट आप लिखेंगे। दूसरा पॉइंट जो लिखेंगे बेटा, मेम्ब्रेन्स जो होते हैं ये सेमी सॉलिड होते हैं या काजी फ्लूइड इन नेचर होते हैं। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे बेटा, मेम्ब्रेन्स और सेमी सॉलिड और यू कैन राइट नए पूरा सॉलिड, नए पूरा लिक्विड, और यू कैन राइट काजी फ्लूइड इन नेचर, काजी फ्लूइड इन नेचर। दिस सेमी सॉलिड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन्स एक्सप्लेन करता है बहुत सारे फंक्शंस ऑफ द मेम्ब्रेन। तीसरा पॉइंट, सेमी सॉलिड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन, सेमी सॉलिड या quasi fluid nature of the membrane, nature of membrane explains several functions. membrane explain करता है बहुत सारे functions को, explains many functions, ये याद रखिएगा बच्चा, explain many functions। किसके फंक्शंस को एक्सप्लेन करता है बेटा, मेम्ब्रेन के फंक्शंस को ये एक्सप्लेन करता है। कौन सा नेचर, सेमी सॉलिड नेचर या क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक, सच एज
सच एज कौन कौन सी फंक्शन, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट वो एक्सप्लेन हो जाता है बेटा, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, ठीक, वो एक्सप्लेन हो जाता है बेटा। अच्छा, सेल ड्यूजन, सेल ड्यूजन, सेल डिवीजन मतलब सेल जब डिवाइड करते हैं मेम्ब्रेन को बनाना पड़ता है, एक सेल से दो सेल्स बन जाते हैं, उस चीज को इसी से हमने, ये हम पूरा सॉलिड नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, पूरा लिक्विड नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, और सेमी सॉलिड से ये फंक्शंस एक्सप्लेन हो जाते हैं मेम्ब्रेन के। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है, सेल डिवीजन है, एंडोसाइटोसिस है, एंडोसाइटोसिस सुना होगा बेटा, एंडोसाइटोसिस, सेल कुछ एंडोसाइटोसिस जब दिखाते हैं एंगल्फ करते हैं सेल, ठीक है ना, एंडोसाइटोसिस, या सेल सेल इंटरेक्शन, सेल सेल इंटरेक्शन, मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन इंटरेक्शन एटसेट्रा, इतना लिखेंगे तो काफी है आपके लिए, ठीक है जिगर। ये एक्सप्लेन हो जाता है किस नेचर से, सेमी सॉलिड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन से। क्लियर बच्चों? अगर हम मेम्ब्रेन को देखते हैं, अगर हम मेम्ब्रेन को देखते हैं, मेम्ब्रेन्स के अंदर, मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन्स are composed of लिपिड्स, और जो लिपिड खासकर होता है, खासकर लिपिड ऑफ फास्फोलिपिड्स, फास्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। membranes are composed of phospholipids and proteins. You know that बेटा, और भी लिपिड होता है, डिराइव्ड लिपिड मेम्ब्रेन्स के, एनिमल मेम्ब्रेन्स के अंदर, दैट्स कोलेस्ट्रॉल, या अगर हम बात करेंगे वी कैन से दैट इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट भी होता है, लेकिन ज्यादातर अगर देखने को मिलता है मेम्ब्रेन्स में, दैट इज आपको यही लिखना है, फास्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अच्छा, अगर आपके टेक्स्ट बुक ने एक पॉइंट लिखा है कि अगर हम आरबीसी का मेम्ब्रेन देखेंगे, हम मैं यहां पे लिखूंगा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी कंटेन्स क्या बेटा, 42%, याद रखिएगा बच्चा, 40%, ये 242 टेक्स्ट ने कुछ ऐसा ही लिखा है, 40% होता है बेटा लिपिड यानी फास्फोलिपिड, एंड 52% होते हैं बेटा प्रोटीन्स। किसके मेम्ब्रेन में बेटा? मेम्ब्रेन ऑफ व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज आरबीसी। पहले हम बात करेंगे बेटा इस फास्फोलिपिड की बात करेंगे। देखो बच्चों, मैं यहां पे लिखूंगा, आप भी उधर लिखेंगे बेटा, क्योंकि मैंने यहां मेंशन किया है मेम्ब्रेन्स के अंदर, मेम्ब्रेन्स आर कंपोज्ड ऑफ फास्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये 11th का मैं नोट बना रहा हूं बेटा, रिमेंबर। और मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी जो होता है उसके अंदर होता है 40% लिपिड एंड 52% होता है प्रोटीन। चलो इस फास्फोलिपिड को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। फास्फोलिपिड्स, देखो बच्चों, अगर हम देखेंगे एक फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो होता है, यहां पे मैं बनाऊंगा, इसका एक हेड होता है और इसके साथ ऐसे टेल्स होते हैं, ये एक फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। अच्छा, ये जो इसका हेड होता है, हेड ऐसा होता है, ये हेड वाला पोर्शन जो होता है, ये मैं केमिस्ट्री इसकी यहां पे डिटेल नहीं करूंगा बेटा, तो हेड इसका जो होता है ये होता है जिगर पोलर, ये क्या होता है बेटा? पोलर। और कॉमन सेंस से फिर ये होगा हाइड्रोफिलिक, ठीक है, हाइड्रोफिलिक। और इसके पास होते टेल्स,
टेल्स होते हैं, ऐसे ही आपको वहां पे बनाना है बेटा। और टेल जो होती है इसकी, ये होती है नॉन पोलर, नॉन पोलर होते हैं बेटा टेल्स, ठीक। और जो टेल होती है बेटा, ये होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। बेटा आपको नोट में इतना लिखने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने डायग्राम से दिखाया है। हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? फास्फोलिपिड को। अगर आप मेम्ब्रेन की बात करेंगे, मेम्ब्रेन में होती है फास्फोलिपिड बाइलेयर। वो मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन्स कंटेन, यहां पे मैं लिखूंगा बेटा, मेम्ब्रेन्स possess या कंटेन फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड बाइलेयर, फास्फोलिपिड बाइलेयर। वो मेम्ब्रेन्स में यहां पे मैं बेटा साथ साथ अब बनाऊंगा डायग्राम भी आपके लिए। वो मेम्ब्रेन्स में कुछ ऐसा होता है, ये है फास्फोलिपिड बाइलेयर, लाइक दिस वे, लाइक दिस वे। मेम्ब्रेन्स में होते हैं बेटा क्या? फास्फोलिपिड बाइलेयर। याद रखिएगा बेटा, इतना याद करेंगे तो काफी है। वो मेम्ब्रेन्स कंटेन व्हाट बेटा? फास्फोलिपिड बाइलेयर, पहला पॉइंट, ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, ये पहला पॉइंट है बेटा। दूसरा पॉइंट जो आप लिखेंगे जिगर, इस इन फास्फोलिपिड बाइलेयर जो हेड्स होते हैं, दे आर अपोजिट टू ईच अदर एंड द टेल्स आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। देखो बच्चे मैं यहां पे दिखाता हूं, हेड है इस साइड, हेड है यहां की तरफ, हेड यहां की तरफ है, और टेल आपस में फेस करते हैं। गो वी कैन से दैट बेटा, हम लिखेंगे हेड्स आर, heads are opposite to each other and tails are facing towards each other, and tails are facing towards each other, and tails are फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है बच्चों। गो हेड है अपोजिट, मगर टेल्स फेस करते हैं टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है बच्चों। ये किसके बारे में मैंने लिखा बेटा? दैट इज ऑल अबाउट द फास्फोलिपिड। इतना याद करेंगे तो काफी है, और ये साथ में बनाएंगे तो ये 2-3 पॉइंट्स इसमें ऐड हो गए हैं। वो हेड होता है बेटा अपोजिट टू ईच अदर एंड टेल्स आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है बच्चों। ओके जिगर मेरा। अच्छा देखिए जिगर मेरा, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, अब ये फास्फोलिपिड की बात की हमने, अब हम यहां पे बात करेंगे बेटा दैट इज प्रोटीन्स। मैं यहां पे लिखूंगा बेटा प्रोटीन्स, ठीक, प्रोटीन्स, ठीक है बच्चों। प्रोटीन जो होते हैं, अगर हम देखेंगे प्रोटीन्स जो मेम्ब्रेन्स में होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, है ना। तो आई कैन राइट हियर प्रोटीन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, यानी दे आर ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 किस्म के होते हैं बेटा। नंबर 1, पहला प्रोटीन जो है दैट इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, ये कम होते हैं, परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, ठीक है बच्चों। नियर अबाउट ये 30% होते हैं, चलो मैंने आप लिखा, पॉइंट बनेगा आपके लिए, 30% होते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो इस फास्फोलिपिड बाइलेयर को बाहर से होते हैं, ऐसे होते हैं, यानी बीच में नहीं होते हैं। वो दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द फास्फोलिपिड बाइलेयर, प्रेजेंट आउटसाइड, बेटा मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, आप नोट बनाइए साथ साथ, प्रेजेंट आउटसाइड
द फास्फोलिपिड बाइलेयर, है ना बच्चों, यानी दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द फास्फोलिपिड बाइलेयर। कितने परसेंट होते हैं? दे आर नियर अबाउट वी कैन से दैट 30%। बहुत सारे एग्जांपल्स है इसके, मेंशन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। वो दीज प्रोटीन्स व्हिच आर प्रेजेंट आउटसाइड द फास्फोलिपिड बाइलेयर आर कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, और इनको आप याद करेंगे ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं, और इनको इनके साथ इस हेड के साथ इंट्रैक्शंस रहते हैं। चलिए आप याद करेंगे यहां पे ऐसे, एनीवे एंड ये हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम द फास्फोलिपिड बाइलेयर, क्योंकि अगर हमको निकालना पड़ेगा, ये हमें बाहर से होते हैं, तो इजीली हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, दे आर इजीली separated from phospholipid, PL यहां है phospholipid bilayer। they are easily separated from the phospholipid bilayer। कौन से बेटा प्रोटीन्स? दैट इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। अब मैं दूसरी बात करूंगा जिगर मेरा इंट्रिंसिक प्रोटीन्स की। चलिए बच्चा मैं नेक्स्ट स्लाइड बनाऊंगा, स्ट्रक्चर बाद में साथ साथ बनाएंगे। वो दूसरे टाइप की जो प्रोटीन्स होते हैं उनको बोलते हैं हम इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, या कभी कभार इनको हम बोलते हैं इंटेग्रल प्रोटीन्स, उनको हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स भी। किनको? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स को। लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतना याद रखेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का अगर हम स्ट्रक्चर में यहां पे बनाऊंगा बेटा, ये मानेंगे जिगर मेरा ये एक इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ठीक है ना। फिर यू नो दैट बेटा, फिर भी अगर मैं ऐसे बनाऊंगा, व्हाट इज दिस? खुद बोले बच्चों, दिस इज फास्फोलिपिड बाइलेयर। दिस इज व्हाट? फास्फोलिपिड बाइलेयर, फास्फोलिपिड बाइलेयर। और यहां पे मैं और एक बनाऊंगा बच्चा, मानते हैं यहां पे ये प्रोटीन और एक है ना, और ये क्या है यहाँ पे? दिस इज फास्फोलिपिड बाइलेयर, है ना, फास्फोलिपिड है यहाँ पे, है ना। इसी तरह यहाँ पे भी फास्फोलिपिड है, यहाँ पे भी फास्फोलिपिड है। तो इसी तरह ये पूरा मेम्ब्रेन बनता है, ये पूरा मेम्ब्रेन ऐसे ही बनता है। मेम्ब्रेन की बात हम करते हैं। वो यहां से हमें सीखने को मिला, कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन्स क्या करते हैं, दे आर प्रेजेंट थ्रूआउट द होल फास्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है ना बेटा। एंड ऐसे प्रोटीन्स को हम कहते हैं, मैं नाम यहां पे लिखूंगा, इनको हम बोलते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है ना। अच्छा, गो आई कैन से दैट, मैं वापस आऊंगा अपने लेक्चर पे। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, दे आर कितने परसेंट होंगे पहले बच्चों, वो खुद लिखना आप। 70%, नियर अबाउट ही 70% होते हैं, है ना, ये चीज याद रखेंगे। अच्छा, दे आर पार्शियली और टोटली ब्रीड इन फास्फोलिपिड बाइलेयर, है ना बच्चों। देखिए वापस में जाऊंगा, यहां पे सिखाऊंगा बेटा, ये है टोटली ब्रीड और ये है पार्शियली ब्रीड, ये भी है ना, ये भी एक प्रोटीन मैंने यहां पे बनाया। व्हाट इज दिस? पिंक कलर का मैंने क्या बनाया? इट्स अ फास्फोलिपिड बाइलेयर, फास्फोलिपिड है ना ये बेटा, और ये दो लेयर्स है, एक और दो, फास्फोलिपिड बाइलेयर बन गई। व्हाट इज दिस प्रोटीन? दिस इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। बच्चों ये डायग्राम वहां पे आपको बनानी पड़ेगी, इसीलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूं, आप अपनी टेक्स्ट बुक भी देख सकते हैं, मैं थोड़ा सिंपलीफाई कर रहा हूं ये, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, दे आर पार्शियली और टोटली ब्रीड इन फास्फोलिपिड बाइलेयर, एक पॉइंट याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट, दे आर नॉट इजीली
easily extracted from phospholipid bilayer, क्योंकि ये बीच में होते हैं, दे आर नॉट इजिली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फास्फोलिपिड बाइलेयर, तो आसान नहीं होगा इनको निकालना, यू नो दैट इजंट इट, ये बीच में होते हैं और इंट्रैक्शंस होते हैं फास्फोलिपिड्स के साथ, तो इसीलिए ये इजीली हम एक्सट्रैक्ट इनको नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना बच्चों, दे आर नॉट इजिली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फास्फोलिपिड बाइलेयर। अच्छा, इनमें से सम ऑफ द प्रोटीन्स which some proteins which are breed, which are, I can say that, which are breed in both layers are called transmembrane proteins। समटाइम्स बेटा किसी किसी जगह पे इनका हम और एक नाम दे सकते हैं, कॉल्ड एज टनल प्रोटीन्स। जब ये चैनल का काम कर सकते हैं तो उस वक्त चैनल प्रोटीन्स भी बोल सकते हैं, इनका टनल प्रोटीन्स भी बोलेंगे किसी किसी जगह, और इनको हम बोलते हैं बेटा चैनल प्रोटीन्स भी, ठीक है बच्चों, ओके। तो इसका मतलब है ये वाले प्रोटीन्स जो होते हैं ये, तो इनको हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है जिधर। देखो बच्चों, ये हम नोट की तरह बना रहे हैं यहाँ पे बेटा, आप इन चीजों को याद करेंगे और याद रखेंगे बेटा, क्लियर, ओके बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम फास्फोलिपिड एनिमल मेम्ब्रेन्स की बात करेंगे, एनिमल मेम्ब्रेन्स की बात करेंगे, और एक लिपिड होता है इस फास्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर, चलो मैं वो बनाता हूं बेटा यहाँ पे रेड कलर से क्लियर आपको समझ आएगा। ये होता है प्रोटीन, ये होता है प्रोटीन, ये सॉरी लिपिड, ये होता है लिपिड, और ये होता है अनदर लिपिड फाउंड इन एनिमल मेम्ब्रेन्स इन फास्फोलिपिड बाइलेयर, उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्टेरॉल। कोलेस्ट्रॉल होता है बेटा जो क्या करता है, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इस मेम्ब्रेन को, इस फास्फोलिपिड बाइलेयर को। वो अगर लिखने की अब अलग जरूरत नहीं है, यहाँ पे अगर आप दिखाएंगे ये यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल है, तो जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसको, इस मेम्ब्रेन को स्ट्रांग बनाता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, उसका नाम है कोलेस्टेरॉल, ठीक। इसके अलावा जब आप देखते हैं, जो मानते हैं बच्चों, आप समझो बच्चों, यहाँ पे मैं ऐसे एक डायग्राम की शक्ल में आपको समझा रहा हूं बेटा, ये सेल है, ये अंदर सेल का साइटोप्लाज्म में 2 मिनट के लिए न्यूक्लियस है ना। तो अगर हम देखेंगे ना बेटा, इस न्यूक्लियस वाले साइड से जो फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स है, वहां कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट हमें यहाँ पे मिलता है, मैं ऐसे ऐसे दिखाऊंगा, ये होता है ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड मींस कार्बोहाइड्रेट होता है और बना के देता है बेटा ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड बना के देता है। क्या बना के देता है? ग्लाइकोलिपिड, क्योंकि ये लिपिड के साथ इस वक्त कनेक्शन में है तो ग्लाइकोलिपिड बनाता है। और इसी तरह यहाँ पे अगर प्रोटीन की बात करेंगे आप, ऐसा भी होता है तो बनाता है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको ये भी होता है ऑलिगोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, ठीक है ना बच्चों। वो आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन जो होता है, दैट आल्सो कंटेन I can say that glycoproteins and glycolipids। इनर वाले साइड से कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे एक ये भी बोल सकते हैं कि मेम्ब्रेन्स होते हैं एसिमेट्रिक, ये भी एक रीजन है। दूसरा रीजन ये भी है, जो ये फास्फोलिपिड और ये फास्फोलिपिड है, ये एक किस्म का होता है, ये दूसरे किस्म का होता है। मे भी सुना होगा सेफेलिन, लेसिथिन, आपने मत सुना होगा, अगर नहीं भी सुना होगा, उस बुनियाद पे भी हम बोल सकते हैं मेम्ब्रेन्स जो होते हैं ये एसिमेट्रिक होते हैं। तो यहाँ पे मैं नोट में ऐड कर सकता हूं ये वाला पॉइंट कि
ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स are present on outer surface, आउटर सरफेस। ठीक है बच्चा, ये पॉइंट अगर लिखेंगे तो काफी है आपके लिए। ठीक है बच्चा मेरा, हो गया ये। अब हम अगर देखेंगे बच्चों, मगर डायग्राम याद रखिएगा, डायग्राम बनाना वहां भूलना नहीं, ये डायग्राम वहां पे बनाएंगे, आप लोगों को अपने मार्क्स मिलेंगे। अगर हम आप इसकी मतलब फंक्शन देखेंगे, मेम्ब्रेन से क्या हो रहा है, यानी क्या फंक्शंस है मेम्ब्रेन्स के। देखो बच्चों, एक पॉइंट मैं बताऊंगा बेटा, जो आई कैन से दैट मेम्ब्रेन, जिसको हम पहली फंक्शन हम जो डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। देखो बच्चों, जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, हम लिखते हैं यूजुअली, आपने सुना होगा ट्रांसपोर्ट में लिखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और लिखते हैं बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड लिखते हैं बेटा क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिएगा बच्चों मेरा, सुनिएगा, अगर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती है। यानी बच्चों, अगर मेम्ब्रेन के थ्रू आपको कोई चीज बाहर से अंदर लेना है, अगर ये एनर्जी के बगैर गया, एनर्जी नहीं लग रही है इसमें, तो हम बोलेंगे ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। तो हम सिंपली, मैं यहाँ पे नोट की तरह आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, नोट बना रहा हूं बेटा आपके लिए। आप यहां पे लिखेंगे नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं लगती, एटीपी के मॉलिक्यूल्स खर्च नहीं हो रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे लिखते हैं नो एक्सपेंडिचर ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, तो आप यहां याद रखिएगा नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। पहला पॉइंट पैसिव ट्रांसपोर्ट में, तो कॉमन सेंस है, कंसंट्रेशन फिर बाहर से ज्यादा होनी चाहिए, अंदर कम, वो इट इज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम, transport of materials, I can say, from high concentration to low concentration। इसको हम कहते हैं बेटा along the concentration gradient। ब्रैकेट में लिख सकते हैं तो नंबर बढ़ सकता है आपका, along concentration gradient। डन। अच्छा बच्चों, इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें, जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के थ्रू इसी ट्रांसपोर्ट से क्रॉस करते हैं, वो एग्जाम्पल बनते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूट्स, थ्रू फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, थ्रू फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है बच्चों, न्यूट्रल सॉल्यूट्स फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के थ्रू चले जाते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, एंड दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। डन। पैसिव ट्रांसपोर्ट की वो एग्जांपल है। तो अब ये आपके टेक्स्ट बुक ने मेंशन किया है, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे ना, यू नो दैट पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपने सुना होगा एक, यू नो दैट डिफ्यूजन इज एन एग्जांपल ऑफ
पैसिव ट्रांसपोर्ट, है ना। तो ये मैं एक्चुअली डिफ्यूजन ही आपको सिखा रहा हूं। डिफ्यूजन हो रहा है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है ना। डिफ्यूजन हो रहा है फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, है ना। तो अगर हम यहां देखेंगे बेटा, तो यहाँ ये एग्जाम्पल ये जो मैं दे रहा था, ये डिफ्यूजन की एग्जाम्पल, यानी अगर मैं यहाँ पे ये डिफ्यूजन भी लिखूंगा तो कोई बात नहीं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन एक एग्जाम्पल है, यानी डिफ्यूजन होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जिसमें एनर्जी खारिज नहीं हो जाती है। मिसाल डिफ्यूजन ऑफ या ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूट्स थ्रू फास्फोलिपिड बाइलेयर, ये डिफ्यूजन होता है, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखेंगे बच्चों, समझो बच्चों, अगर आप डिफ्यूजन होगा किसका, वाटर मॉलिक्यूल्स का, यानी उसमें एनर्जी नहीं लगेगी फ्रॉम हाई टू लो, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन ऑफ वाटर, मगर ये फास्फोलिपिड बाइलेयर के थ्रू तो नहीं, क्योंकि फास्फोलिपिड बाइलेयर जो होती है ना, तो उसके जो टेल्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। ये हो जाएगा डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू एक्वापोरिन्स, प्रोटीन्स जिनका नाम है क्या बेटा, एक्वापोरिन्स, थ्रू एक्वापोरिन्स इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। वो ऑस्मोसिस भी एक डिफ्यूजन ही है, मगर इट ऑकर्स थ्रू एक्वापोरिन्स, ऑस्मोसिस। डन बच्चों। देखिए बच्चे, ये था पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो डिफ्यूजन मैंने समझाया आपको। अब अगर हम बात करेंगे जिगर मेरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो डिफ्यूजन यानी अगर हमें करना होगा अब न्यूट्रल सॉल्यूट्स, तो वो हो जाएंगे थ्रू फास्फोलिपिड बाइलेयर। लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स, अगर हम उनको चाहते हैं कि वो सेल के अंदर जाने चाहे थ्रू द मेम्ब्रेन, पोलर मॉलिक्यूल्स, तो आई कैन से दैट उस वक्त आपको प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है थ्रू कैरियर प्रोटीन्स। यानी आई कैन राइट हियर बिफोर आई विल स्टार्ट दिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बेटा यहां मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स occurs with the help of carrier proteins जो मेम्ब्रेन में होते हैं, ठीक है ना, उनको हम यहां पे बोलते हैं बेटा दैट्स कॉल्ड एज कैरियर प्रोटीन, ठीक है ना। ओके बच्चों, कैरियर प्रोटीन्स मदद करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हाट बेटा, पोलर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। वो इट इज आल्सो अ पैसिव ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हाई टू लो, मगर अब ये पोलर मॉलिक्यूल है और ये जाएगा थ्रू कैरियर प्रोटीन्स, क्योंकि फास्फोलिपिड बाइलेयर अलाउ करता है किनको बेटा, न्यूट्रल सॉल्यूट्स को, है ना बच्चा, न्यूट्रल सॉल्यूट्स को। यहां ये पोलर मॉलिक्यूल्स है, चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स है, तो आई कैन कॉल देम एज पोलर मॉलिक्यूल्स, और उनके लिए लगते हैं हमें कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है ना। इतना याद रखिएगा, नोट बनाएगा साथ साथ। अब अगर हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, active transport, it is not along the concentration gradient, it is against the concentration gradient। पहले उसमें तो जरूर लगेगी एनर्जी, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होता है किस वाले ट्रांसपोर्ट में, दैट इज इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, दूसरा यानी खर्च हो जाता है एनर्जी, लाइक आई कैन कॉल इट एटीपी मॉलिक्यूल्स, खर्च हो जाते हैं, ओके जिगर। दूसरा इट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इट इज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। व्हाट बेटा, इट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कौन सा ट्रांसपोर्ट बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर आप देखेंगे बेटा, वी आर हैविंग I can say that a pump operating in several cells like neurons, that is called as sodium
potassium pump. That is an example of एक्टिव ट्रांसपोर्ट. बस इतना याद रखेंगे बच्चों, टेक्स्ट बुक की लाइन है तो आपके लिए काफी है, ठीक है ना. तो इट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो हम बोलेंगे बेटा उसका मतलब क्या होता है, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन. ये लो से हाई की तरफ जा रहा है तो कॉमन सेंस की बात है बेटा, उसमें एनर्जी का खर्चा जरूर होगा, तो उसका मतलब है बेटा इट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. क्लियर? This is all about the first, I can say that first topic, that is plasma membrane. देखो बच्चों, अब मैंने दूसरे क्वेश्चन जो बनाए बेटा वो है राइट शॉर्ट नोट ऑन, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम एंड राइबोसोम, ठीक है ना बच्चों. मैंने यहाँ शॉर्ट नोट बनाया, मैं पढ़ाऊंगा ये ठीक तरह से. आप अगर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी इससे आएगा, आप उतना ही लिखेंगे जितना मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना. तो यहां पे लिखेंगे बच्चों हमें पहले माइटोकॉन्ड्रिया को, मगर साथ याद रखिएगा बच्चा इसका डायग्राम भी हम बनाएंगे विद लेबल डायग्राम, विद लेबल डायग्राम, और क्लोरोप्लास्ट को भी हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, ठीक है बच्चा. ओके, देखो बच्चों सबसे पहले हम उठाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया. टेक्स्ट आगे रखिएगी बेटा आप लोग और उसी हिसाब से हम जाएंगे, ठीक है ना. पहला पॉइंट जो आपको लिखना पड़ेगा, हम सब जानते हैं, इट इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली. इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली, यानी ये वो सेल ऑर्गेनली है जिसके 2 मेम्ब्रेन्स है, ठीक. ये पॉइंट आप लिखेंगे. दूसरा पॉइंट, इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल. इसको बोलते हैं हम पावर हाउस ऑफ द सेल या बैटरी ऑफ द सेल बोलते हैं, या इसको कभी कभार इंजन ऑफ द सेल भी कहते हैं. इट्स द पावर हाउस ऑफ द सेल. कौन बेटा? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. ऐसे आप याद करेंगे, नोट बनाएंगे. अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट इज नॉट विजिबल, इट इज नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप. अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखना चाहेंगे तो ये इजीली हमें दिखाई नहीं देता है. फिर इट इज फर्स्ट स्टेन्ड, इट इज फर्स्ट स्टेन्ड, स्टेन्ड इसको कलर देना पड़ता है, स्टेन्ड. उस कलर का नाम भी हम यहां पे मेंशन करूंगा, जेन्स ग्रीन. पहले इसको क्या करना पड़ता है, इट इज फर्स्ट स्टेन्ड एंड देन विजुअलाइज्ड अंडर माइक्रोस्कोप. अच्छा बच्चों, मैं यहां पे सिंपल बनाऊंगा आपके लिए. अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर की बात करेंगे, नंबर जो होता है ये वेरी करता है, वेरिएबल होता है, और इसका नंबर इज वेरी हाई. उन सेल्स में इसका नंबर होता है बहुत ज्यादा. नंबर इज वेरी हाई इन द सेल्स, नंबर इज वेरी हाई इन द सेल्स which are उन सेल्स में इसका नंबर ज्यादा होता है, which are highly active.
यानी एक्टिव सेल्स में जिनको काम ज्यादा करना पड़ता है उन सेल्स में इसका नंबर होता है बहुत ज्यादा। वो नंबर मगर वेरिएबल होता है बेटा, नंबर किस पे डिपेंड करता है, एक्टिविटी ऑफ द सेल, ठीक है ना। अगर हम शेप की बात करेंगे, साइज आप टेक्स्ट बुक से देखेंगे इसका साइज कितना होता है, 1 to 4.1 माइक्रोमीटर, तो खुद भी वो लिख सकते हैं साइज। शेप की अगर हम बात करेंगे, शेप होता है इसका सॉसेज यूजुअली, या सिलेंड्रिकल, ड्रिकल होता है बेटा इसकी शेप। ऐसे नोट बनाएंगे आप लोग, किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। अच्छा बच्चों, मैंने पहले ही बोला, अब मैं डायग्राम यहां पे बनाऊंगा बेटा। मैंने आपको पहले ही बोला बेटा, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है। आसान डायग्राम बनाएंगे, तो डायग्राम में भी बहुत सारे पॉइंट्स में लिखूंगा, उतने ही आपको लिखने पड़ेंगे वहां पे। इस मेम्ब्रेन को कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, ठीक। अच्छा, अंदर वाले मेम्ब्रेन को अगर मैं यहां पे बनाऊंगा बेटा, ये है मेम्ब्रेन हमारे पास, ये इनर मेम्ब्रेन जो है ये है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। और कभी कभार फिर ये जो गैप बनते हैं इसको बोलते हैं आउटर चेम्बर। और अगर हम इसकी बात करेंगे बच्चों, इसको कहते हैं इनर चेम्बर। डन। अच्छा, जो मेम्ब्रेन्स होते हैं बेटा, यहां पे ही मैं पॉइंट लिखूंगा, चलो वो बाद में लिखूंगा। इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमेबल देन आउटर मेम्ब्रेन। अगर मैं अंदर जाऊं इस माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर मेम्ब्रेन होता है, अब मैं सिंपल बनाऊंगा, इस पे होते हैं रॉकेट शेप्ड पार्टिकल्स। ऐसे इनर मेम्ब्रेन के साथ होते हैं रॉकेट शेप्ड पार्टिकल्स, जिनको हम कहते हैं F1 F0 पार्टिकल्स, ठीक है। रॉकेट शेप्ड पार्टिकल्स इनको कहते हैं F0 F1 पार्टिकल्स, और इन्हीं का दूसरा नाम है ऑक्सीसोम्स। बच्चों डायग्राम बनाएंगे तो सारे पॉइंट्स मिलेंगे। और यू नो दैट ये जो इनर मेम्ब्रेन, थोड़ा थोड़ा मैंने ये रब बनाया, बेसिकली ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। और जो ये फोल्ड्स होते हैं इनर मेम्ब्रेन के, इसको कहते हैं क्रिस्टे, दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन। इनको हम बोलते हैं बेटा क्रिस्टे। वो इनर मेम्ब्रेन शोज सेवरल फोल्डिंग्स कॉल्ड एज क्रिस्टे। डायग्राम में बनाएंगे आपको मार्क्स बराबर मिलेंगे, ठीक है ना। और जो पार्ट कवर करता है इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ, उसको कहते हैं मैट्रिक्स, या जिसको मैंने बोला है दैट्स कॉल्ड एज इनर चेम्बर, या यू कैन राइट हियर एज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर होता है बेटा सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, मैं लिखूंगा डीएस, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और कुछ राइबोसोम्स होते हैं, ऐसे राइबोसोम्स होते हैं, और ये 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। सिंपल मैंने बनाया बच्चों आपके लिए, अगर इतना वहां पे लिखेंगे तो काफी होगा। अब इसको डायग्राम के हिसाब से आप नोट भी बना सकते हैं ना खुद। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अब मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करूंगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो मैंने डायग्राम में बनाया ना, वही आपके टेक्स्ट बुक ने आप वो मतलब नोट में बनाया, मैंने डायग्राम में वो सारी चीजें आपको सिखाई। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सेमी ऑटोनॉमस
ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली। एज यू नो दैट इसमें डीएनए भी है, इसमें राइबोसोम्स भी है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से फिर प्रोटीन्स बनते हैं, कुछ प्रोटीन ये माइटोकॉन्ड्रिया खुद सिंथेसाइज करता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस। इसलिए मैंने सिंपल लिखा है सेमी ऑटोनॉमस, आप याद रखेंगे तो ये पॉइंट आपको जरूर है। और ये डिवाइड करता है, इट डिवाइड्स बाय फिशन। ये डिवाइड करता है और किस मेथड से? बाय फिशन, ठीक है ना। वो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाय फिशन, ये टेक्स्ट की लास्ट लाइन होगी, ठीक है ना बच्चों। ओके, तो इसमें मैंने बोला है पार्टिकल्स होते हैं F0 F1 पार्टिकल्स, बिकॉज वही इन्वॉल्व हो जाते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। अगर हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। वो आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा, it is involved in synthesis of ATP molecules। कौन बच्चों इन्वॉल्व होता है? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। वो अगर आप डायग्राम बनाएंगे और वे पॉइंट्स कुछ लिखेंगे तो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए बेटा, तो आप ये वहां पे लिख सकते हैं और आपको मार्क्स पूरा मिल सकते हैं बेटा, ठीक है ना जिगर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, बेटा, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। चलिए क्लोरोप्लास्ट पे बात करते हैं। यू नो दैट बेटा, पहले मैं थोड़ा नोट बनाने के लिए थोड़ा इलाबरेट इसको करता हूं थोड़ा बहुत। यू नो दैट वी आर हैविंग प्लास्टिड्स। आप ऐसे अगर नोट बनाएंगे ज्यादा अच्छा होगा। प्लास्टिड्स किन में होते हैं? ये होते हैं प्लांट्स में और इग्नोलॉइड्स एंड इग्लूनॉइड्स, ठीक है ना। ओके, प्लास्टिड्स 3 तरह के होते हैं, याद रखिएगा बच्चा। एक को हम बोलते हैं लीकोप्लास्ट, अगर वहां प्लास्टिड भी आएगा, अगर आप ऐसे ही लिखेंगे ना आपको मार्क्स मिलेंगे। एक को कहते हैं लीकोप्लास्ट, दूसरे को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, और तीसरे को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। डन, लीकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। अगर यहां पे लीकोप्लास्ट की बात करेंगे, चलो उतना नहीं जाएंगे, उसमें बोलते हैं इलियोप्लास्ट, है ना, इलियोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहां याद रखिए। अब हमें डिटेल इसकी जाननी है, मैंने क्लोरोप्लास्ट इसमें से चूज किया है बेटा। पहली बात ये कहां पे होता है? इट इज प्रेजेंट इन द मीजोफिल सेल्स ऑफ द प्लांट्स। पढ़ा होगा आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस के दौरान। प्लांट्स, ठीक है ना। ओके बच्चों, अगर इसकी बात करेंगे शेप की, साइज आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक पे। शेप इसका होता है डिस्कॉइडल भी होता है, लेंस शेप्ड भी होता है, या रिबन लाइक भी होता है। ठीक है, रिबन लाइक होता है, कप शेप्ड भी होता है, और भी कुछ है एक्स्ट्रा। ये इसकी शेप है। अगर हम देखेंगे बेटा इस क्लोरोप्लास्ट का नंबर, इट वेरीज फ्रॉम 1 किसमें होता है? क्लैमाइडोमोनास, है ना, ग्रीन अलगे, ठीक है बच्चों, ये ग्रीन अलगे, डी, ठीक। और इट वेरीज फ्रॉम 1 से लेके, और इट वेरीज फ्रॉम 1 to
1 इन क्लाइमेडोमोनास एंड 20, शायद यही लिखा है टेक्स्ट ने न्यूमेरिकल वैल्यू, 20 to 40 इन मेसोफिल सेल्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक, ओके बच्चों, ये किसका नंबर मैंने बोला? क्लोरोप्लास्ट का। अगर हम क्लोरोप्लास्ट को डायग्रामेटिकली देखेंगे, ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है। आपके टेक्स्ट बुक ने लास्ट वाले पेज पे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, तो वहां पे भी ये क्वेश्चन है कि कौन से दो सेल ऑर्गेनेलीज यहाँ पे है, नाम दे दो दो सेल ऑर्गेनेलीज का जो डबल मेम्ब्रेन है। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया है, दूसरा तो क्लोरोप्लास्ट है, ये डबल मेम्ब्रेन होता है। एक मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज आउटर मेम्ब्रेन, और दूसरे को बेटा बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन होता है लेस परमेबल देन आउटर मेम्ब्रेन। आप लिख सकते हैं वहां पे इनर मेम्ब्रेन is less permeable than outer membrane। डन। और जो स्पेस कवर करता है इनर मेम्ब्रेन अंदर से, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा, यू नो दैट, स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में होते हैं एंजाइम्स, यहां पे मैं पॉइंट लिखूंगा, स्ट्रोमा contain enzymes for the synthesis of carbohydrates, ठीक, पता होगा आप लोगों को, एंड प्रोटीन्स। इसी स्ट्रोमा में होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक, फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसे, जिनको बोलते हैं आप थाइलाकॉइड्स। ठीक, तो बच्चों जो ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मैंने यहां पे बनाया, ये इसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। आपको डायग्राम में बनाना है, लिखने की जरूरत नहीं है, थाइलाकॉइड। और जो थाइलाकॉइड पाइल अप हो जाते हैं, दे आर पाइल्ड, दे आर स्टॉक्ड वन अपॉन द अदर, और जो ये स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं ग्रेनम। ग्रेनम, ठीक। और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पे होते हैं पिगमेंट्स, यानी क्लोरोफिल। यहां पे मैं बोलूंगा बेटा, ये मैं लाइट दिखाऊंगा ऐसे, तो यहां पे पिगमेंट जो होता है इसका नाम है क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, दैट इज प्रेजेंट ऑन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। क्लियर? डन बच्चों। अच्छा, these थाइलाकॉइड्स जो होते हैं, ये पाइल अप हुए तो ग्रेनम बनाया, और ये ग्रेना आपस में कनेक्टेड होता है ऐसे, इनको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिले या फ्रेट्स। लैमिले या फ्रेट्स बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों। इसके अलावा इस स्ट्रोमा में होता है, ऐसे होता है सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड, याद रखिएगा, लाइक दैट इन वेयर लाइक दैट इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरह यहां पे होता है 70S राइबोसोम्स, 70S राइबोसोम्स भी होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है, और ये उसकी वजह से बन जाती है, ये भी बनते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली। सेमी ऑटोनॉमस क्या बन जाते हैं? सेल ऑर्गेनेली। डन। ओके बच्चों, इट आल्सो डिवाइड्स बाय
It also divides by fission. It also divides by fission. ये भी फिशन से करते हैं बेटा क्या, डिवाइड. कौन, क्लोरोप्लास्ट. एंड क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज किचन ऑफ द सेल. इट इज कॉल्ड किचन ऑफ द सेल. ठीक है ना, क्योंकि ये बना के देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. ओके बच्चों, तो इतना आप अगर टेक्स्ट बुक आप पढ़ेंगे, सारे पॉइंट्स मैंने क्लोरोप्लास्ट के इंक्लूड किए, तो ये बहुत डिटेल्ड है. इतना आपको इस वक्त याद करना है क्योंकि बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, ये आपके लिए काफी है. चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट है बेटा दैट इज लाइसोसोम. चलो बच्चों मैं लाइसोसोम लिख के रखूंगा. लाइसोसोम टेक्स्ट ने बहुत कम लिखा है, मैं भी उतना ही यहां पे डिस्कस करूंगा. एक मिनट में पानी लेता हूं, उसके बाद हम आगे जाएंगे बच्चों. देखिए बेटा हम कर रहे थे डिस्कस, अगर आपको याद है यहां पे, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है बेटा लाइसोसोम्स, है ना. चलो यहां पे देखते हैं, यहां पे देखते हैं लाइसोसोम्स, है ना. लाइसोसोम्स टू द पॉइंट पढ़ना है बेटा आप लोगों को. ये लाइसोसोम्स क्या होता है, ठीक है ना. लाइसोसोम्स सबसे पहली बात ये होता है ऐसे स्फेरिकल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स. वो पहला पॉइंट हम लिखेंगे, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड. सिंगल मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स जिनको बनाने में मदद करती है गोल्गी बॉडी. फॉर्म्ड बाय गोल्गी बॉडी. ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट बेटा जो आप लाइसोसोम्स के बारे में लिखेंगे, लाइसोसोम्स जो ये मेम्ब्रेन होता है, इनके इस लाइसोसोम के अंदर होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जिनको कलेक्टिवली हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस. दे कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, इनके पास होते हैं, कॉल्ड हाइड्रोलिसिस. सच एज, कौन कौन सा एंजाइम, सच एज लाइपेसिस, न्यूक्लियसिस, कार्बोहाइड्रेसिस,
एंड प्रोटीएसेस। और भी होते हैं सल्फेटेसेस वगैरह, तो लिखने की जरूरत मगर यहाँ पे नहीं है। ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स एक्टिव होते हैं इन एसिडिक पीएच पे, एसिडिक पीएच, ठीक है, एसिडिक, एसिडिक पी, यहां पे मैं लिखूंगा बच्चा एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच, ठीक है। वो दीज एंजाइम्स आर एक्टिव। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे यहां पे लिखूंगा दीज एंजाइम्स, एंजाइम्स आर एक्टिव, आर एक्टिव एट एसिडिक पीएच। ऑलमोस्ट 5 होता है, नियर अबाउट 5, ठीक। अच्छा, lysosomes are called as suicidal bags. Lysosomes are called suicidal bags. Suicidal bags. You know that. आपको ये पता है। इनको सेल स्कैवेंजर भी कहते हैं, अगर ये पॉइंट्स ऐड करेंगे, सेल सोल्जर्स भी कहते हैं, और इनको एटम बम ऑफ द सेल भी बोलते हैं, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, है ना बच्चों। इनको रिसाइकलिंग यूनिट्स भी कहते हैं। तो लेकिन इतना याद नहीं रखना है, ये पॉइंट याद रखिएगा तो काफी है। लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, ठीक है बच्चों। लाइसोसोम जो होते हैं ना, ये मतलब मैं सिंपल यहां पे लिखूंगा, लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स जो होते हैं ये 4 किस्म के होते हैं एक्चुअली। आप अगर ऐसे नोट बनाएंगे आपको मार्क्स मिलेंगे। इनिशियली जो लाइसोसोम पहले गोल्गी बॉडी से बनता है उसको बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है बच्चों। दूसरा लाइसोसोम होता है सेकेंडरी लाइसोसोम, तीसरे को हम बोलते हैं टर्शियरी लाइसोसोम, टर्शियरी लाइसोसोम, और लास्ट वन को हम बोलते हैं बेटा, लास्ट वाले लाइसोसोम को हम बोलते हैं ऑटो लाइसोसोम, ठीक है बच्चों। वो ये लाइसोसोम के कुछ टाइप्स होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, दिस वी कैन से दैट tertiary lysosome and auto lysosome. Secondary lysosome is also called as digestive, I can say that vacuole, है ना। tertiary lysosome is also called as residual body, ठीक है ना बच्चों। anyway, आप इतना याद करेंगे तो ये आपके लिए काफी होगा, ठीक है ना। किसके लिए? लाइसोसोम के लिए इतना ही याद करना है। ये 2-4 पॉइंट्स लाइसोसोम्स के बारे में लिखना है, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड होता है कि ये दे आर, एक पॉइंट में ऐड करूंगा यहाँ पे, दे आर इन्वॉल्व्ड इन इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, दे आर इन्वॉल्व्ड इन इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, इसलिए इनको हम बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर डाइजेस्टिव सेल ऑर्गेनेलीज। सेल के अंदर अगर किसी चीज की डाइजेशन करनी पड़ती है तो उसमें लाइसोसोम्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, इसलिए इनको हम बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर डाइजेस्टिव सेल ऑर्गेनेलीज। क्लियर बच्चों। इनका नंबर होता है हाई इन फैगोसाइटिक सेल्स, नंबर ऑफ लाइसोसोम्स इज वेरी हाई इन फैगोसाइटिक सेल्स, नंबर ऑफ लाइसोसोम्स is very high in phagocytic cells, क्योंकि फैगोसाइटिक सेल्स में इंट्रासेलुलर डाइजेशन ज्यादा हो जाती है और उन सेल्स में नंबर ऑफ लाइसोसोम्स भी ज्यादा होते हैं। इतना याद रखिएगा बच्चा, तो ये आपके लिए काफी है लाइसोसोम के बारे में, ठीक। नेक्स्ट जो है हमें, दैट इज राइबोसोम। आपके टेक्स्ट बुक ने इसको भी टू द पॉइंट लिखा है, तो हम भी उतना ही इसको डिस्कस करते हैं। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स होते क्या है, इनको हम बोलते हैं, ये इनको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था प्लेड ने, ये टेक्स्ट ने मेंशन किया इसलिए मैंने इसका नाम लिया यहाँ पे, और समटाइम्स दे आर कॉल्ड एज प्लेड पार्टिकल्स, है ना। दूसरा पॉइंट,
आप लिखेंगे इसके बारे में, राइबोसोम के बारे में, दे आर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। They are ribonucleoprotein particles. They are ribonucleoprotein particles. Ribonucleo क्यों बोलते हैं? As they are made up of, as they are made of RNA and proteins. ठीक ठीक है बच्चों। और एक पॉइंट जो आप ऐड करेंगे यहां पे, राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। दे आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन बनाने में ये इन्वॉल्व हो जाते हैं, यू नो दैट दे आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। 11th का बच्चा आप यहां पे इतना याद रखिएगा, सिंथेसिस, ठीक। दे आर इन्वॉल्व्ड इन व्हाट बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस, देयरफॉर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, देयरफॉर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, ठीक हो बच्चों। इनको क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्रीज। किन को बोलते हैं? राइबोसोम्स को, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट जो राइबोसोम्स के बारे में आप बात करेंगे, ये होते हैं स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, यही होती है स्मॉलेस्ट सेल। दूसरा, स्मॉलेस्ट तो है, मोस्ट अबंडेंट, ज्यादा यही होते हैं अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट भी ये होती है। और ये होती है, आई कैन से दैट ड्यूअल। ड्यूअल का मतलब है प्रेजेंट इन बोथ, या यूनिवर्सल लिख सकते हैं, यूनिवर्सल, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल, उसमें ये होते हैं कौन? राइबोसोम्स, यानी स्मॉलेस्ट भी होते हैं, मोस्ट एम्बेडेड भी होते हैं, यूनिवर्सल भी होते हैं, और मेम्ब्रेन लेस होती है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली कौन होती है बेटा? दैट इज राइबोसोम, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट्स ऐड करेंगे आप लोग, ठीक। जो ये राइबोसोम्स होते हैं ना, बेस्ड ऑन सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, जिसको हम बोलते हैं सिविड-बर्ग यूनिट, जो मेजर क्या करता है? इनडायरेक्टली वो मेजर करता है क्या? डेंसिटी एंड साइज, इनडायरेक्टली मेजर्स डेंसिटी एंड साइज। राइबोसोम्स होते हैं दो तरह के, बेस्ड ऑन सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, राइबोसोम्स आर ऑफ टू टाइप्स। राइबोसोम्स दो किस्म के होते हैं। मैं यहां पे लिखूंगा सिंपल राइबोसोम्स, ये दो तरह के। एक का नाम पड़ता है बेटा 70s और दूसरे का नाम पड़ता है बेटा 80s। ऐसे सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या सिविड-बर्ग यूनिट, ठीक है। मैं यहां पे छोटी सी डायग्राम बनाऊंगा बेटा। इसके दो सब यूनिट्स होते हैं, इसके भी दो सब यूनिट्स होते हैं। देन इसके सब यूनिट का नाम है यहां पे 30s और यहां पे है 50s। और जब यहां पे देखते हैं बेटा, यहां पे है 40s और यहां पे है 60s, ठीक है ना। 70s राइबोसोम्स कहां पे होते हैं? प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, एंड
अभी मैंने पढ़ाया आपको माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक। तो ये होता है प्रेजेंट इन यूकेरियोटिक सेल्स, प्रेजेंट इन यूकेरियोटिक सेल्स। ओके बच्चों, ये आप ये चीज याद करेंगे बेटा। अगर यू नो दैट डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, अगर ये आपके पास एमआरएनए यानी आरएनए, एक ही एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम्स एक साथ है, यूजुअली हमें देखने को मिलता है प्रोकैरियोट्स में। तो आप जब यहां लिखेंगे व्हेन ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ, व्हेन ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ एमआरएनए, ये बेटा यहां पे है एमआरएनए, possesses या contains या carries several ribosomes called polysome or polyribosome। डन बच्चों, इसको पॉलीसोम कहते हैं या पॉलीराइबोसोम कहते हैं, ये राइबोसोम है यहां पे, ठीक है। इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसोम या बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। बेटा ये चीज आप याद रखेंगे तो ये आपके लिए काफी है राइबोसोम के बारे में। डन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है बेटा, ठीक है बच्चों। टू द पॉइंट यहां पर लिखना है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकेरियोटिक सेल। चलो बच्चों यहां पे डिफरेंशिएट करते हैं। एक साइड से मैं लिखूंगा प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, 5-6 डिफरेंस लिखेंगे तो काफी है। और दूसरी साइड से आप लोग लिखेंगे यूकेरियोटिक सेल। पहला प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यू मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। चलो बच्चे बीच में एक लाइन मारूंगा मैं, ठीक। पहला पॉइंट, वेल पहले एग्जांपल्स देंगे प्रोकैरियोटिक सेल कौन कौन है। एग्जांपल, पहले सीधे एग्जांपल देखेंगे बेटा। माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन अलगे, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगे, माइकोप्लाज्मा, और आपके टेक्स्ट पीपी एलो प्लूरो नमूनिया लाइक ऑर्गेनिज्म लिखा है। अब यहां एग्जांपल्स अगर बात करेंगे, एग्जांपल में यहां आएंगे, आई कैन से दैट फंजे आएंगे, प्लांट्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे, है ना बच्चों। और वी कैन से दैट ये एग्जांपल्स बनते हैं किसके, यूकेरियोटिक सेल के। इनके अंदर जब देखेंगे बेटा, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो होता है, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, होता है एब्सेंट। और यहां होता है, या सीधे में लिखूंगा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। सीधी सी बात है, यहां वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, यहां वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और उसको हम, उसके न्यूक्लियस को बोलते हैं कॉल्ड, या सिंपली यहां ऐसे याद रखेंगे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। तीसरा जो लिखेंगे बेटा, तीसरा इंपॉर्टेंट, सेल ऑर्गेनेलीज, साल साल आसान आसान, सेल ऑर्गेनेलीज और एब्सेंट, और एब्सेंट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट राइबोसोम्स, एक्सेप्ट राइबोसोम्स। यहां क्या लिखेंगे, सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट इस साइड लिखेंगे सर्कुलर डीएनए होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट,
यहां पे होता है डीएनए, वो होता है लीनियर, लीनियर डीएनए इज प्रेजेंट, लीनियर डीएनए इज प्रेजेंट। यहां सर्कुलर डीएनए होता है, यहां तो क्या होता है बेटा, यहां लीनियर डीएनए होता है। रिमेंबर द पॉइंट। नेक्स्ट और एक पॉइंट ऐड करेंगे हम यहां पे बेटा, यू नो दैट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है ना बच्चों, प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होता है, सेल वॉल होता है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, सेल वॉल इज प्रेजेंट एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। यहां सेल वॉल is present in fungi and plants, एनिमल्स में एब्सेंट होता है। यहां का सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन, सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है ना। और यहां जो सेल वॉल होता है, ये याद रखिएगा बच्चों, मैंने डिटेल यहां पे नहीं बोला ये होता है क्या है, याद रखिएगा। यहां पे लिखेंगे सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, अगर फंजे की बात करेंगे तो उसमें काइटिन होता है, और अगर प्लांट्स की बात करेंगे तो सेल्यूलोज का होता है, ठीक है ना बच्चों। मेरे ख्याल में बहुत सारे डिफरेंसेस आगे है बेटा, अगर आप इतना याद करेंगे तो आपके लिए काफी होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स और कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस मैंने लिखवाए यहाँ पे, तो आप उन चीजों को, और एक डिफरेंस जो आपके टेक्स्ट बुक ने मेंशन किया मेरे ख्याल में वो करेंगे यहाँ पे। देखो बच्चों, क्या मीसोसोम्स आर प्रेजेंट, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, मीसोसोम्स आर प्रेजेंट, मीसोसोम्स आर प्रेजेंट, यहां पे मीसोसोम्स आर एब्सेंट, सोम्स आर एब्सेंट। तो बच्चों ये डिफरेंसेस आप याद करेंगे तो ये काफी होगा। नेक्स्ट जो लास्ट वाला क्वेश्चन जो मैंने यहां पे लिखा बेटा, एक्सप्लेन इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, और इसकी डायग्राम भी, लेबल डायग्राम भी बनाएंगे हम। चलो बच्चों, मैं यहां पे न्यूक्लियस के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस को हम दूसरा नाम बोलते हैं आल्सो कॉल्ड कंट्रोलर, कंट्रोलर, और वी कैन से दैट डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑफ द सेल, डायरेक्टर ऑफ द सेल, किसको कहते हैं, न्यूक्लियस को। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, चलो पहले मैं बनाता हूं बेटा, ये एक न्यूक्लियस में बना रहा हूं बेटा, मानते हैं ये ऐसा होता है, इसको भी दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, ऐसे ऐसे, और इस स्ट्रक्चर में बहुत कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा बेटा। ये है आउटर मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं एक्टो कैरियोथिका, कैरियन न्यूक्लियस का दूसरा नाम है, और इसको हम कहते हैं एंडो कैरियोथिका। डन। और जो स्पेस है बिटवीन द टू मेम्ब्रेन, दैट्स कॉल्ड एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। डन। बच्चों, दो मेम्ब्रेन जहां पे कनेक्ट होते हैं ना, वहां पे एक पोर जैसे बनता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ये अलो करता है ऐसे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट,
खासकर अंदर वाली जो होते हैं ना, कुछ राइबोसोमल सबयूनिट्स वगैरह, वो निकल के आते हैं। यहां से आरएनए प्रोटीन्स, प्रोटीन्स एलो किए जाते हैं, ठीक, न्यूक्लियर पोर्स। अच्छा, इसके डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831, ठीक। अगर हम देखेंगे न्यूक्लियस का नंबर, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएट, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएट, डन, एक ही न्यूक्लियस होता है यूनिन्यूक्लिएटेड। लेकिन बाइन्यूक्लिएट भी होता है, मैं यहां पे लिखूंगा बाइन्यूक्लिएट। ऐसे अगर आप ये बनाएंगे ना नोट, तो कोई बात नहीं है बेटा। बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं, फॉर एग्जांपल पैरामीशियम, याद रखिएगा उसमें 2 होते हैं। और अगर हम मल्टी न्यूक्लिएट की बात करेंगे, मल्टी न्यूक्लिएट की बात करेंगे, मल्टी न्यूक्लिएट सेल जो होते हैं वो होते हैं मसल सेल्स, स्केलेटल मसल सेल्स, ठीक है ना। और अगर हम बात करेंगे बेटा यानी विदाउट न्यूक्लियस, विदाउट न्यूक्लियस होते हैं अनन्यूक्लिएटेड, RB mature RBCs and sieve tube cells of plants. sieve tube cells of plants, क्लियर। ये होते हैं अनन्यूक्लिएटेड, क्लियर बच्चा मेरा, ये अनन्यूक्लिएटेड होते हैं, डन। अच्छा, ये मैंने एक जनरल इंट्रोडक्शन भी, स्फेरिकल इसकी यूजुअली शेप होते हैं। न्यूक्लियस को मेम्ब्रेन तो मैंने वो दिखाया आपको डायग्राम में है। न्यूक्लियस के अंदर होता है कैरियोलिम्फ या कैरियोप्लाज्म। कैरियोप्लाज्म में खासकर होता है क्रोमैटिन मटेरियल, ये है क्रोमैटिन मटेरियल, और होता है स्फेरिकल बॉडी, आई कैन कॉल इट एज न्यूक्लियोलस। तो यहां लिखूंगा मैं बेटा क्रोमैटिन मटेरियल, और होता है बेटा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक है ना बच्चा, ओके। ये हम किसकी डिटेल पढ़ रहे हैं बेटा, दैट इज न्यूक्लियस की। मैं आपको डायग्राम में ये पॉइंट्स लिखे ना, तो अब और एडिशनल पॉइंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम न्यूक्लियोलस की बात यहां पे करेंगे, न्यूक्लियोलस ये स्फेरिकल बॉडी है प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रेजेंट इन कैरियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ या न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म। पॉइंट क्या याद रखेंगे बेटा, इट इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ, इन द सिंथेसिस, किसमें इन्वॉल्व होता है, इन द सिंथेसिस ऑफ, आई कैन से दैट राइबोसोम्स। तो इसीलिए इस न्यूक्लियोलस को बोलते हैं राइबोसोम फैक्ट्री। ये राइबोसोमल सब यूनिट्स को बना के देता है, इसलिए बोलते हैं किसको, राइबोसोम फैक्ट्री, किसको, न्यूक्लियोलस को। नंबर जो होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलाई इज हाई in cells, in the cells which are actively involved in protein synthesis। क्यों, प्रोटीन जहां ज्यादा बनते हैं वहां राइबोसोम ज्यादा, जहां राइबोसोम ज्यादा वहां न्यूक्लियोलाई ज्यादा, प्रोटीन सिंथेसिस, डन।
अच्छा, अब अगर हम बात करेंगे क्रोमैटिन मटेरियल की, मटेरियल, ये जो टर्म दी थी क्वाइनेड बाय, टर्म क्वाइनेड बाय फ्लेमिंग, ठीक है ना बच्चों। क्रोमैटिन मटेरियल होता है ए नेटवर्क ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, इज अ नेटवर्क ऑफ, इज अ नेटवर्क ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, a thread of network of DNA and proteins inside the nucleoplasm. क्रोमैटिन मटेरियल किस किस का बना है? डीएनए का, हिस्टोन प्रोटीन्स का, आरएनए थोड़ा होता है, और होता है बेटा इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। क्रोमैटिन मटेरियल कंटेन्स, ये इंटरफेस न्यूक्लियस में हमें दिखाई देता है ये क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल कंटेन्स, क्रोमैटिन मटेरियल कंटेन्स डीएनए, थोड़ा आरएनए भी होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। डन। अच्छा, क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है ना, डीएनए तकरीबन होता है अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर्स इन 23 क्रोमोसोम्स। आई कैन से दैट डीएनए जो होता है इसके अंदर, क्रोमैटिन मटेरियल के अंदर, डीएनए इज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर्स, अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर्स होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन 23, distributed in 23 pairs of chromosomes. ठीक है बच्चों, जब सेल साइकिल होता है ना स्टार्ट बेटा, सेल साइकिल के दौरान क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होता है तो बनाता है क्रोमोसोम्स। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, याद रखिएगा, ड्यूरिंग सेल डिवीजन chromatin material condense, chromatin material condense to form rod like structures, rod like structures, उनको हम कहते हैं कॉल्ड क्रोमोसोम्स, कॉल्ड क्रोमोसोम्स। ठीक है बच्चों, अगर हम यहां थोड़ा बात करेंगे, जितनी बात आपके टेक्स्ट बुक ने भी यहां पे की है, मानते हैं ये था क्रोमैटिन मटेरियल, जब ये कंडेंस हो जाता है तो ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। उस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेटा क्रोमोसोम। सेल डिवीजन की बात है, रेप्लिकेटेड होगा ऐसे, फॉर एग्जांपल दिस इज हियर ए क्रोमोसोम। अब मैं सिंपल बोलूंगा बेटा, ये क्रोमोसोम का एक पार्ट होता है, आपको वहां पे इतना खाली लिखना है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। कुछ क्रोमोसोम्स को इस सेंट्रोमियर के अलावा होती है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। इस सेंट्रोमियर का दूसरा नाम है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। कुछ क्रोमोसोम्स को होता है एक रीजन, नॉर रीजन, वहां एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन डेवलप हो जाते हैं। वो आप अगर सिंपल यही यहां पे लिखेंगे, सम क्रोमोसोम्स possess secondary construction, possess क्या? secondary construction and the part of chromosome above the nor region। ये किस रीजन पे होती है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन? दैट इज नॉर रीजन।
and the part of chromosome above nor region, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। मानते हैं ये वही क्रोमोसोम में बनाता हूं, यहाँ पे इसको ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है। ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं सैटेलाइट, और इन क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं सैड क्रोमोसोम्स। इसको हम यहां पे लिखेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है बच्चों, above the nor region is called satellite, उसको हम सैटेलाइट कहते हैं, याद रखिएगा, इसको सैटेलाइट कहते हैं। और इस क्रोमोसोम को हम बोलते हैं, जिसको ये होता है उसको बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम या सैड क्रोमोसोम, सैड क्रोमोसोम। ठीक, ओके बच्चों। और ये तो यहां पे है, दे आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स। अगर आप इस सेंट्रोमेयर की पोजीशन पे देखेंगे, अगर डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, depending upon the position of centromere, chromosomes are of 4 types, are of 4 types। क्रोमोसोम्स 5 किस्म के हैं, सॉरी 4 किस्म के हैं। एक मैं बनाऊंगा यहां पे आसान, जिसको सेंट्रोमियर सेंटर पे होगी, यानी जो आर्म्स की लेंथ है वो बराबर है, उसको कहते हैं मेटासेंट्रिक, सेंट्रिक। ठीक, दूसरा जिसको सेंट्रोमियर यहां पे है, एक आर्म छोटी है और एक आर्म लंबी है, उसको हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। आपको खाली डायग्राम में दिखाना है, बाकी कुछ नहीं। और एक जिसको एक आर्म, ये सेंट्रोमियर है, एक आर्म बहुत छोटी है क्लोज टू द एंड और एक बहुत लंबी है, इसको कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। ठीक, और लास्ट जो है उसको हम ये लिखते हैं, यानी ये सेंट्रोमियर है, ऐसे होता है, यानी टिप पे होता है। अब मैं ऐसे बनाऊंगा यहां पे बेटा, तो उसको हम बोलते हैं टेलो सेंट्रिक। ठीक है बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक भी देखेंगे, सारा मैंने इंक्लूड किया, ऑलमोस्ट इतना याद करेंगे, इतने मार्क्स इंशाल्लाह आपको पूरे मिलेंगे। सारे टॉपिक तो मैंने कोशिश किया है इसी में लाने की, बहुत कोशिश की है बेटा, तो क्योंकि ये बोर्ड टाइप मुझे पढ़ाना था, मैंने कोशिश की है बेटा। इंशाल्लाह उम्मीद करूंगा आप इन चीजों को याद करेंगे, और इंशाल्लाह इन्हीं में से आपको अपना क्वेश्चन मिलेगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।